अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आपके रिस्पॉन्सेस जो हैं वो हम तक पहुंचते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं। इस प्रोग्राम का नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस और आज भी मैं तारुफ़ कराऊंगी अपने माहिर का। हमारे एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं सर जाफ़र अली, जो कि विलिंग वेस्ट प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हैं, अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और हमें अपनी मुफीद आरा से यहाँ पर मुस्तफ़ीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? जी खैरियत से। अच्छा, मैं कुछ अपने प्रोग्राम का तारुफ यहाँ पर एक फॉर्मल सा देना चाहूँगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त से क्वेश्चंस भेजते हैं, जिनसे हमें आइडिया मिलता है कि वो कितनी इंसाइट डेवलप करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह रिश्तों से फ़ायदा उठाया जा सके और किस तरह से रिश्तों को फ़ायदा दिया जा सके, यानी रिश्तों के बामी फ़ायदेमंद होने का, यानी विन विन सिचुएशन को क्रिएट करने का ऐसा क्या मामला हो सकता है, उसको हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लास्ट प्रोग्राम जब हमने एंड किया था तो वहाँ पर हमने बात की थी मदद की, कि मदद का हसूल किस तरह किया जाए और मदद फिर फराहम किस तरह की जाए, और उसी हवाले से मैं आज यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मदद का जज्बा है ये किस हद तक हो सकता है, और एक काइंड मदद की ये भी है कि हम समटाइम किसी और की मदद के लिए उसकी जगह पर जाके उसके लिए कोई डिसीजंस बनाना शुरू हो जाते हैं। ये किस किस्म की मदद है? मदद का जज्बा इंसानों में एक बड़ा खूबसूरत जज्बा है जो लोगों को जोड़े रखता है और म्यूचुअल कोऑपरेशन को आगे लेके चलने वाला जज्बा है, जो आप कह लें कि इंसानों के लिए एक सर्वाइवल स्किल है। और बेसिक सर्वाइवल स्किल्स में है कि हम इंसान एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ चलते हैं, टीम वर्क बनाए रखते हैं। मखलूक की सोशल एनिमल है ना, तो ये सोसाइटीज़ में इसीलिए पैदा किया गया ताकि कोलैबोरेशन के साथ ज़िंदगी जो है वो डील करें। तो मदद का एक खूबसूरत जज्बा है, लेकिन आपके सवाल से मुझे थोड़ा सा इस तरह से तासुर मिला कि हम मदद का नाम लेते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि मदद के कॉन्सेप्ट में आता भी नहीं है। बिल्कुल, यानी मिसइंटरप्रेट करते हैं मदद को। बिल्कुल, जो अभी आपने एक सवाल किया कि मदद के जज्बे के तहत हम अब इतना आगे निकल जाते हैं और हम दूसरों की जगह पे जाके चीज़ें क्विक फिक्स करना शुरू कर देते हैं, सेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हम ये मदद कर रहे हैं। असल में ये मदद नहीं है, ये वो बीमार मदद है या वो बीमार रवैये हैं जिन्हें हम कोडिपेंडेंसी कहते हैं, जिनमें एक बड़ा ख़ास एलिमेंट है या इसकी एक बड़ी वाज़ह सी अलामत है जिसे कंट्रोल करना कहते हैं। तो हम कंट्रोल करने के मकसद से ही दूसरे लोगों की मदद करते हुए अपनी तरफ से मदद कर रहे होते हैं। मदद करते हुए हम इतना आगे चले जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बड़े ज़रूरी फ़ैसले भी हम खुद बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखते, जिसमें हम रिश्तों की हदूद का कोई तयन नहीं करते, रिश्तों के जो बुनियादी तकल्लुफ़ात होते हैं उन्हें भी ख़त्म कर देते हैं, और फिर हम जो हमारे बुनियादी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाते हैं। जब भी हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एक नेगेटिव सी हमारे माइंड में एक स्कीमा बन जाता है कि ये कोई बड़ी नेगेटिव सी चीज़ ऐसी नहीं है। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उनमें पॉजिटिव भी होते हैं जो एक इंसान को दूसरे से यूनिक करते हैं, मुनफरिद करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को उभारते हैं। तो जब हम इस जज्बे के तहत मदद करते हैं कि हम दूसरे बंदे को कंट्रोल ही करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम वो जो यूनिक रवैये हमारे होते हैं, जो उसी जगह पे रहता हुआ दूसरा पर्सन परफॉर्म कर सकता है, हम उनसे वो अख्तियार छीन लेते हैं, वो अपने ज़ुमरे में ले आते हैं और फिर हम अपने एंड से उसे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि अनहेल्दी होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स तो नहीं खातर खा नज़र आती, साइंटिफिक रिसर्चेस कहती हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस लातादाद हैं, कोडिपेंडेंसी के डिसएडवांटेजेस लातादाद हैं। हम अपनी डेली रूटीन में देखें, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं। जैसे अगर कोई दोस्त आया और उसने कहा कि यार मेरे पास भी आजकल जॉब नहीं है या मैं थोड़ा परेशान हूँ अपने फाइनेंस के हवाले से, तो हम बिना पूछे बताए उसके लिए कोई एक जॉब का सेट कर देते हैं और कोई इंटरव्यू कॉल भी करवा देते हैं। जब इंटरव्यू कॉल आती है तो फिर वो दोस्त कॉल करके बता रहा होता है कि यार ये आपने क्या किया, वो तो असल में थोड़े बहुत मेरे इख्तलाफात थे मेरी पहली जॉब से, अभी वो सेटल डाउन हो गए हैं, तो वो फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी और मायूसी हो रही होती है कि इनफैक्ट मदद करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो ये कोडिपेंडेंसी है जो बीमार एक तरीका है मदद करने का, जो एक सही बेहतर तरीका नहीं है। इस तरह और भी
छोटी छोटी एक्टिविटीज़, हम घर में किसी की कॉल अटेंड करते हैं और हम बताते हैं कि वो वॉशरूम में ये खाना खा रहे हैं, और फिर हम फ़ौरन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि जैसे वो वापस आएगा तो मैं उनको बता दूंगा कि आपकी कॉल आई थी, अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप बता दीजिए। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है कि नहीं उन्हें तो और भी कोई ज़रूरी काम था, वो काम अभी इस वक्त नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने लिए भी एक परेशानी खड़ी कर देते हैं, उनके लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। कोई हमें कॉल कर देता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हम फ़ौरन से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दूंगा, आपका दोस्त आपका भाई किस लिए है तो वो सारे मसले हल कर देगा। तो फिर हम हाँ तो कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें फ़ील होता है कि हम उस एक्सटेंट तक मदद कर भी नहीं सकते जहाँ तक हम चाह रहे थे। और दूसरी जो बुनियादी बात है वो ये है कि उस हद तक वो अगला पर्सन मदद का तलबगार भी नहीं होता, वो चाह भी नहीं रहा होता कि वहाँ तक उसकी मदद की जाए। तो ये एक सोफोकेशन कंट्रोलिंग, जैसे ऑफिस में या घर में अगर कोई बड़ा किसी छोटे से कहता है कि आप ये मेरा एक छोटा सा काम है ये कर दीजिए, या ये काम है आप इस तरह से कर दीजिए, और वो जाके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अभी परफॉर्म ही करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ठीक है लाई मैं कर देता हूँ। हम समझ रहे होते हैं वो काम करने में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन तासुर दूसरे एंड से ये जा रहा है कि शायद मुझे काम करना नहीं आता, या शायद मैं कोई इनकम्पिटेंट पर्सन हूँ, मुझे काम दे के वापस ले लिया गया है। हमारे एंड से हम अपने जो एक जज्बे के तहत चल रहे हैं वो मदद करने वाला जज्बा है, लेकिन दूसरे एंड से एक नेगेटिव इफेक्ट उसका पैदा होना शुरू हो गया है। तो इससे रिश्तों में घुटन पैदा होना शुरू हो जाती है। इससे हम जो एक ज़रूरी बुनियादी गैप होता है वो हम मिस करना शुरू कर देते हैं, एक शिकंजा बनना शुरू हो जाता है रिश्तों का। तो इस सफोकेशन में नहीं आना, रिश्तों को इतना स्ट्रॉन्ग टाइट नहीं करना, और उस एक्सटेंट तक जाके अपनों की दूसरों की मदद नहीं करनी कि वो जो एक बुनियादी फ़र्क है मदद करने का, जो एक मुनफरिद यूनिक रिश्ता है उसमें, और उसमें कोई फ़र्क ना रह जाए। और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स। जिनका काम है आप उन्हें ही करने दें, मदद ज़रूर ऑफर करते रहें, जब वो कहते हैं तो फिर आप उनकी मदद करें भी। अच्छा, इसमें ये भी तो होता है ना एक नुकसान जो बड़ा वाज़ेह नुकसान है इसमें, बाकी तो नुकसान जो है वो आपने हमें बताए, लेकिन एक वाज़ेह नुकसान ये भी तो नज़र आता है कि जब आप किसी के बिहाफ पे जाके डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो आप किसी एक पैरामीटर को जज करके आप उसका डिसीजन बना रहे होते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली जहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई है वो शख्स ज़्यादा बेहतर तौर पे जान सकता है कि यहाँ पर असल में प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे हुई हैं और फिर मुझे किस वे से इस प्रॉब्लम को डील करना है। लेकिन जब प्रॉब्लम किसी की होती है और डिसाइड कोई और कर रहा होता है तो फिर टेक्निकली ये भी एरर डेवलप होता है कि आप इसको फिर किसी और एक्सटेंट पे जाके आप इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हर लिहाज से देखा जाए तो किसी के बिहाफ पे जाके डिसीजन लेना ये नुकसान ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनका काम है उन्हें ही करने दिया जाए या वो खुद से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपना रोल प्ले करते रहा करें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने लीड रोल प्ले करना होता है, और लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जहाँ पे हमने स्पोर्ट रोल अदा करना होता है। जैसे मूवीज़ में एक हीरो होता है और उसके साथ एक स्पोर्ट हीरो होता है जो सारी मूवी में हीरो के साथ साथ रहता है और बड़े अच्छे तरीके से अपना काम करता रहता है, लेकिन जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर आती हैं तो वो भी रोल प्ले करता है। तो कभी कभार हम अपनी एक लो सेल्फ स्टीम से भी ऑपरेट हो रहे होते हैं, हम जिसे स्लैंग में ईगो कहते हैं उससे भी अना से भी ऑपरेट हो रहे होते हैं कि हमें ज़रूर इस तरह से करना चाहिए, और वो हमारी अना हमें खामखा का एक हमारे अंदर का हीरो जगाए रखती है। तो वो हीरो में मुश्किलात से निकालने की बजाय मुश्किलात में ज़्यादा ज़्यादा फंसा है, क्योंकि आपको वो जो सुपर हीरो है आपके अंदर का वो ऑल द टाइम आपको फिर रेस्ट करने नहीं देता और आपको कहते हैं कि नहीं यू हैव टू डू समथिंग, और फिर कुछ इतना करें कि फिर ईगो जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो फिर ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम मुकाबलाबाजी करते हैं तो उसमें तो फिर हम कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि ईगो की सेटिस्फेक्शन होती नहीं है इनफैक्ट। जितना भी हम ग्रेटिफाई करते जाएं तो ईगो ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। डू मोर अच्छा, इसमें मैं चाहती हूँ सर थोड़ा सा हम यहाँ पे तारुफ भी पेश करें साइकोथेरेपी का भी, जहाँ पे काउंसलिंग थेरेपी जो है वो मानी जाती है, जिसका कि मतलब ही मशावरत है, जिसमें लोगों को ये लगता है कि हम काउंसलिंग में जा रहे हैं तो हम किसी माहिर से अपने प्रॉब्लम का सलूशन मांगने जा रहे हैं, या उसके शायद वो हमें कोई डिसीजन बना के देगा या वो हमारे बिहाफ पे कुछ चीज़ें डिसाइड करके हमें बता देगा और हमें डिसीजन नहीं बनाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसको भी टच करें कि फिर जो
काउंसलर का रोल होता है किसी भी क्लाइंट की ज़िंदगी में, क्या वो ऐसा होता है जिसमें कि कोई डिसीजन मेकिंग हो रही होती है? बहुत शानदार सवाल किया आपने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत प्रैक्टिकल सवाल किया और फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल आपने किया। जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं या साइकोथेरेपी के लिए आते हैं, अच्छा काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में थोड़ा सा डिफरेंस इस हवाले से भी होता है कि जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात करते हैं जहाँ पे कुछ डिसीजंस हम पेशेंट के लिए बना भी रहे होते हैं, यानी वो प्योर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई बीमारी का दखल पीछे ज़रूर होता है, तो वहाँ पर थेरेपी जो है वो डिसाइड कर रही होती है क्योंकि कि क्या इलाज करना है, क्या दवा देनी है और किस तरीके से हील करना है। अभी तक वो पर्सन इस स्टेट में नहीं आया होता कि वो अपने रोज़मर्रा के फ़ैसले कर सके या अपने लिए बेहतर फ़ैसले बना सकें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस स्टेट में आ जाता है। तो उन्हें सिखाने की गरज से भी कुछ फ़ैसले बना के उनको दिए जाते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही होती हैं, तो एक तरीका ये है। जब हम काउंसलिंग या मशावरत की बात करते हैं और ऐसे मामलात के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं लेकिन वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग इस तवक्को के साथ आते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि जब हम जाएंगे सेशन के लिए, जब हम किसी माहिर से मिलेंगे, मशवरा करेंगे, किसी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो वो हमें कोई बना बनाया रेडीमेड सा सोल्यूशन एक देंगे और उसमें हम अपनी चीज़ों को फिट करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं कि एक फार्मूला टीचर ने सिखा दिया, आप चीज़ों को ऐड करें तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट उसमें से निकाल दीजिए। अच्छा, जो साइंटिफिक अप्रोच होती है वो होती इससे मिलती जुलती है, लेकिन अब वो एक फार्मूला आपको वाकई समझा दिया जाता है, उसका बाकी का प्रोसेस आपने खुद से करना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो फिल फॉर आपको वो माहिर डिसाइड करके देता कि आप ऐसे नहीं ऐसे, वो सजेशंस देता है और उसके बाद फैसला। जैसे अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत को बेहतर कर देगा, उससे आप बेहतर फैसला करना शुरू कर देंगे। अगर आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्किल्स सिखा देंगे आपको जिनसे आप अपनी रूटीन बेहतर फॉलो कर लेंगे, लेकिन उन स्किल्स को अप्लाई करना और उनसे ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके साथ सलूशंस डिस्कस करते जाएंगे और आपको जो पॉसिबल सलूशंस हैं उनके बारे में नॉलेज फराहम करते जाएंगे, आपको एम्पावर्ड करेंगे कि आप अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में खुद से डिसाइड कर पाएँ या खुद से कोई डिसीजन बना पाए। या जैसे अगर मैं कॉमन वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपसे अगर कोई रास्ता पूछता है तो आप ऐसा तो नहीं करते कि आप उसको बाकायदा तौर पे वहाँ जाकर छोड़ के आते हैं, बल्कि आप उसे रास्ता गाइड करते हैं जिसमें कि आप उसको ये बताते हैं कि कितने कदम चल के आपको राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, लेकिन ऐसा नहीं करते कि आप उंगली पकड़ के उस शख्स को वहाँ तक छोड़ के आते हैं। सो काउंसलिंग का भी जो रोल है किसी भी क्लाइंट की ज़िंदगी में, वो ऐसा नहीं है कि काउंसलर आपके बिहाफ पे कुछ डिसाइड कर लेगा और आपको बना बनाया कोई डिसीजन दे देगा, बल्कि वो आपको इतना एम्पावर्ड करेगा कि आप लाइफ में उसके बाद आने वाली तमाम तर प्रॉब्लम्स में आप उस फार्मूला को फिट करके आप रिज़ल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, यानी वो आपको इंडिपेंडेंट करेगा। बिल्कुल। मेरा कहने का मकसद ये है कि असल मदद सिर्फ वही होती है जिसमें आप अपने चाहने वाले को, जो शख्स आपकी मदद का या ताउन का को दरकार है जिसको है, आप उसको एम्पावर्ड करें, जिसमें आप उसको इंडिपेंडेंट करें, बल्कि अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें, उसके बिहाफ पे डिसीजंस मत बनाएं या उसको किसी भी ऐसी सिचुएशन में बेजा मदद ना दें जहाँ पर वो अपने लिए कोई काम खुद से कर सकता है और वो सलाहियतें रखता है इस काम की। जाफ़र साहब, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है कि रिश्तों में इसार और कुर्बानी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही कॉमन है और कहा यह जाता है कि जब तक आप अपने रिश्तों में कुर्बानियाँ नहीं देते, बहुत ज़्यादा आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस नहीं करते, उस वक्त तक आप ये सोचें ही ना कि आपका रिश्ता जो है वो मजबूत भी हो सकता है। क्या इसमें कोई हकीकत है? अगर रिश्तों के निभाह के हवाले से आप बात करती हैं तो साइंटिफिक जितनी भी रिसर्चेज हैं वो कहती हैं कि इसमें कोई इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है कि आपको सिर्फ कुर्बानी ही देनी पड़ेगी रिश्तों के लिए, या आप रिश्तों के लिए कुर्बानी का कोई बकरा बने और फिर हर बार आप कुर्बानी देते जाएं। लेकिन इसके लिए एक और बड़ा साइंटिफिक तरीका है रिश्तों को बेहतर तरीके से लेके चलने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए, दैट इज़ कंप्रोमाइज़।
अब जब कंप्रोमाइज़ की बात की जाती है और ज़्यादा जो हमारा एक सोशल पर्सपेक्टिव बना है, सोसाइटी का व्यू बना है, जब हम कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप उसी कुर्बानी वाली कैटेगरी में चले जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करता जाऊँगा कि सेक्रीफाइस करने में और कंप्रोमाइज़ करने में एक वाज़िया फ़र्क होता है। और उसके बाद जब आप रिश्तों को लेके चल रहे होते हैं, पहले आप रिश्तों में डिवीज़न कर लें। जब रिश्तों में डिवीज़न कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कुर्बानी का जज्बा ज़्यादा और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें हमने कंप्रोमाइज़ करना है। बिल्कुल। और एंड पे हम अगर हम देखें तो बहुत थोड़े रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कुर्बानी का जज्बा दरकार होता है, बहुत थोड़े होते हैं। और ज़्यादा रिश्ते ऐसे होते हैं जो सेक्रीफाइस के कॉन्सेप्ट से चल रहे होते हैं। जैसे कुर्बानी ये होता है कि आप किसी भी एक रिश्ते में अपना इनपुट देते रहें, आप गिविंग एंड पे रहें और रिसीव करने के एंड में ना आए। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, वो उनको पाल पोस रहे होते हैं, तो स्टार्ट में आप कह लें कि एक सेक्रीफाइस स्टार्ट होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसी रिश्ते को कंप्रोमाइज़ में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कंप्रोमाइज़ अब ये होता है कि किसी के साथ समझौता करना। जब भी मोस्टली कहा जाता है कि मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया है और उसका नतीजा ये निकलता है, ये लोग कर ये रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं करते और जैसे हालात चलेंगे लेके छोड़ के बैठ जाएंगे। असल में ये होपलेसनेस है, ये समझौता करना नहीं है। जब हम समझौते की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि समझदारी का हम काम कर रहे हैं कि उसमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी लाइफ की क्वालिटी को आपको वो नहीं करना पड़ रहा ना, उसके ऊपर समझौता नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पर आप अपनी किसी इमोशनल स्टेट के ऊपर या किसी एक्ट के ऊपर अगर समझौता कर भी रहे हैं तो आपको उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा जिसके लिए आप यानी बर्दाश्त ही करते रहे। यानी कोई पॉजिटिव चेंज आप ला भी सकते हैं मगर आप कहें कि मैं समझौता कर चुका हूँ। समझौता करने के लफ्ज़ से ये समझ में आता है कि कोई समझ बूझ वाली चीज़ है, कोई समझदारी वाली चीज़ है। जब हम कहते हैं कि हम समझौता या समझदारी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और जब हम रिश्तों में फ़ायदे की बात करते हैं तो हम किसी एक साइड पे फ़ायदे की बात नहीं करते, हम दोनों एंड पे फ़ायदे की बात करते हैं। रिश्तों में फ़ायदे नहीं उठाने चाहिए, रिश्तों में फ़ायदे नहीं देने चाहिए, रिश्तों को फ़ायदेमंद बनाना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो जब हम रिश्तों में समझौता करते हैं तो हम रिश्तों को फ़ायदेमंद बना रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैंने देखा है कि ये समझौता करने वाले कुछ वो लोग नज़र आए जो कि इस वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं कि हमने समझौता किया रिश्तों से, जो शायद पैसिव रोल में चले जाते हैं। हालांकि समझौते का असल मतलब तो ये है, जो मुझे समझ आता है या जो डिक्शनरीज भी बताती हैं, कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों पार्टीज ही कोई ना कोई चीज़ जो है वो लेट गो कर रही हो। समझौता तो फिर ये होता है कि कोई डबल साइड से कोई अंडरस्टैंडिंग से किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाए। समझौता ये नहीं होता कि आप सिंगल वे ट्रैफिक चला रहे हो और आप ही सारा कुछ लेट गो कर रहे हो। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस में समझौते में थोड़ा सा फ़र्क वाज़ह करता चलूँ जिससे और चीज़ें ज़्यादा वाज़ह हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम रिश्तों का तयन कर लें, किस किस्म का रिश्ता है जो हम लेके चल रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम पर्सनल रिलेशंस कहते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकल रिलेशंस कहते हैं। पर्सनल रिलेशंस हमारे वो होते हैं जहाँ पे हमारी इंटीमेसी हाई होती है, हमारा दिली लगाव ज़्यादा होता है, हमारे इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, हम टाइम ज़्यादा उनके साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। ये हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके साथ हमारे बाउंड्रीज़ कोई ख़ास किस्म से सेट नहीं होती, हालांकि उनका तयन करके रखना चाहिए। हमारी गुफ्तगू बड़ी बेतकल्लुफ़ सी होती है। ये हमारे वो रिलेशंस हैं जो हमारे पर्सनल रिलेशंस हैं। अब जो हमारे प्रैक्टिकल रिलेशंस होते हैं जैसे कोलीग्स के साथ है, जैसे बॉस के साथ है, जहाँ पे हमने एक लिमिट्स में रहते हुए अपना वक्त भी गुजारना है और काम भी करना है और हमने रिलेशंस को लेके भी चलना है। अब इन रिश्तों के बारे में जब भी कुर्बानी की या समझौते की बात करते हैं तो जो फैसले बनाए जाते हैं वो लॉजिक के साथ और इमोशन के साथ, यानी कि दिल और दिमाग जिसे हम कहते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। अच्छा, रिश्ते भी एक रेसिपी की तरह चलते हैं। बहुत दफ़ा जब हम रेसिपी बनाते हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कर रहे होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम पर्सनल लाइफ से मतलब या पर्सनल रिलेशंस के मतलब फैसले करते हैं तो ये रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, जिसमें शायद हमारा इमोशनल कंटेंट ज़्यादा हो, लॉजिकल कंटेंट थोड़ा सा कम हो। अब यही रेसिपी जब हम रिश्तों की रेसिपी हम प्रैक्टिकल रिलेशंस के साथ बनाएंगे तो वहाँ पे हमारा लॉजिकल कंटेंट ज़्यादा होगा और हमारा इमोशनल कंटेंट
थोड़ा सा कम होगा। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए जो बुनियादी जज्बा इसार और कुर्बानी का और हम अंडरस्टैंडिंग का या कॉम्प्रोमाइज़ का कर रहे हैं वो ये है कि समझौता दो एंड से होता है, दोनों एंड से होता है, जिसमें विन विन सिचुएशन बनती हैं, लेकिन सेक्रीफाइस या कुर्बानी एक एंड पे होती है। एक पर्सन लेट गो करता जाता है, शहीद वफा होता है, वो कभी कुछ गेन करने की तवक्को नहीं रखता, लेकिन दूसरा एंड जो होता है यानी कंप्रोमाइज़ वाला वो विन विन सिचुएशन के साथ बन रहा होता है। जहाँ हम कुर्बानी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फियर के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों शुरू में मज़ा आ रहा होता है, शुरू में अच्छा लग रहा होता है, हम खुशी से सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हम कोई शहीद वफा हो रहे, तो हमें कोई आखिरत में कोई बहुत बड़ा तमगा मिलना है इसके ऊपर कि हमने इतना बर्दाश्त किया था और हमने इतना सब्र किया था। विक्टिम रोल में चले जाते हैं, अपने आप को मजलूम तस्लीम करना, रिश्ते इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना सितम कर रहे हैं, तो विक्टिम रोल में जाना शुरू कर देते हैं जिसका एंड कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई हासिल नहीं होता। मैं चाहूँगी कि हम गुफ्तगू को यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लगाएं, क्योंकि ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो कुर्बानी का जज्बा हम अपने अंदर रखते हैं और हम बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते चले जाते हैं और हमें ऐसे लग रहा होता है कि फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, यानी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यही वो जज्बा है जो इन दी एंड आपके रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। यानी आपके रिश्ते किस तरह स्टेक पे चले जाते हैं जब हम कुर्बानियाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते। तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम एम्फसाइज़ करें। रिश्तों में हम जो कुर्बानी का जज्बा रखते हैं या कुर्बानी देते चले जाते हैं और ये कुर्बानी सिंगल साइडेड होती है, तो ऐसी कुर्बानी हमारे रिश्तों को किस अंजाम तक लेके जाती है और किस तरह लेके जाती है। जाफ़र साहब, क्या राय है आपकी? बिल्कुल, ये जैसे हम रेसिपी की बात कर रहे थे, रिश्तों की रेसिपी के हवाले से, तो हमेशा जब भी हम रिश्तों के बारे में फ़ैसला करें तो हमारे जज्बात और लॉजिक, यानी कि जज्बात और लॉजिक के साथ हम फैसला करें इस तरह से कि वो एक समझौता बन रहा हो, वो सेक्रीफाइस की तरफ ना जा रहा हो जिसमें आप सिर्फ एक गिविंग एंड पे हों, जिसमें स्टार्ट में अच्छा तासुर होता है लेकिन बाद में ये एक थका देने वाला प्रोसेस होता है और हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। जब हम कंटिन्यू लंबे अरसे तक नहीं कर पाते तो फिर हम उससे तंग आ जाते हैं, उकता जाते हैं, फिर बार बार लोग कहते हैं कि अब रिश्ता मेरे लिए निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है, आप बड़े प्रॉब्लमेटिक हो गए। ऐसा होता नहीं है, असल में हम खुद प्रॉब्लमेटिक हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने एंड पे बेहतर करने वाली होती हैं। यानी कि उस कुर्बानी के जज्बे को रोक के समझौते के या कंप्रोमाइज़ की तरफ आना चाहिए। अगर हम विन विन डील बनाना शुरू कर दें तो दोनों एंड से बेहतर हो जाएगा। देखिए, ऐसा होता है कि शुरू में जब आप किसी रिश्ते को बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, जो एक पुरानी थ्योरी है कि आपको शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ करने या शुरू में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप कुर्बानियाँ देते रहते हैं, अपने ऊपर वज़न डालते हुए आप कुर्बानियाँ देते रहते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी कुर्बानी की कैपेसिटी कम हो जाती है और आप कुर्बानियाँ नहीं दे पाते, और वो जो जिन रिश्तों को आप आदत डाल देते हैं कि वो आप उनके लिए कुर्बानी ही देते रहेंगे, जब आप उनके लिए कुर्बानी नहीं दे पा रहे होते तो वो लोग आपको बजाय इसके कि आपके साथ उनका ताल्लुकात बेहतर हो, बल्कि ताल्लुकात बिगड़ते चले जाते, क्योंकि आपने ही तो उन्हें आदत डाली थी कि आप उनके बिहाफ पे उनका काम भी करते जाएंगे, आप उनके लिए कुर्बानियाँ भी देते जाएंगे, और आप ये समझ रहे होते हैं कि इससे रिश्ता जो है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन इन रिटर्न साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस ये कहती है कि जब आपकी कैपेसिटी ख़त्म होती है, वो शख्स जो आपको लेता ही सिर्फ फॉर ग्रांटेड है, जो सिर्फ आपको और आपको नहीं बल्कि आपके काम को सराहता है, वो फिर जब आप उसके लिए काम नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है कि उसकी तरफ से अप्रिसिएशन जो है वो भी क्लोज हो जाती है, यानी कि रिश्ता जो है वो खटाई में पड़ जाता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की तरफ चलती है, यानी कि वक्ती तौर पे फिर फौर हमें लगता है कि हमें सुकून आ जाए, तो उसके बाद हमें लगता है कि आगे के हालात हम देख लेंगे, यानी कि हम क्विक फिक्स करते रहते हैं। जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो कुर्बानी में ये क्विक फिक्स बड़े मज़े के हो रहे होते हैं। किसी की बात मान लेना, एक बार हाँ कर देना, किसी की बात छुपा देना, एक बार लेट गो। दूसरे लोग भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे कल्चर में जाने दें, आप इस चीज़ से लेट गो कर दें, दरगुजर करें, आप माफ़ कर दें, आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, हर एंड पे वो पैसे बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन कैसी होती है जब एक शख्स आपके साथ रोज़ाना बदतमीज़ी करे और रोज़ाना माफ़ी मांगे,
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस पे भी हम बात करते हैं। अच्छा, अब इस तरह से ये एक सिचुएशन चल रही होती है, लेकिन समझौता जो होता है, समझौते में शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन नहीं होता। समझौते के लिए आप अपने स्टांस पे डट जाते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, आप अपनी वैल्यू पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप ये कहते हैं कि ये एक विन विन डील पे होगा, जो कि स्टार्ट में डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल, स्टार्ट में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बाद में उसके नताज बड़े अच्छे निकलते हैं। लॉन्ग टर्म पे वो बड़ा अच्छा चलने वाला रिलेशन होता है। आप शुरू में या जिस भी एंड पे भी हैं, उसके बाद थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, और फिर वो कुर्बानी वाले रिश्ते को जब आप कंप्रोमाइज़ वाले में, समझौते वाले में बदल लेते हैं, तो फिर आप उसे इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। फिर वो थकाता नहीं है, फिर वो आपको ज़्यादा बेहतर और फ्रेश रिश्ता लगना शुरू हो जाता है। तो कुर्बानी वाले रिलेशन ज़्यादा हम इमोशन के साथ डील कर रहे होते हैं जब हम कुर्बानी के जज्बे के साथ करते हैं। तो जब हम कंप्रोमाइज़ के साथ करते हैं तो फिर हम लॉजिक के साथ और इस तरह से करते हैं। आपने सवाल किया कि अगर रोज़ एक पर्सन इस तरह से कर रहा है, ये भी एक बड़ा कॉमन सा सवाल है। लोग कह रहे होते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किस तरह से करें, अब हम कुर्बानी देते आए हैं। ख़ासकर फीमेल्स आके ये कह रही होती हैं कि नहीं मैं तो हमेशा से ऐसा करती आई हूँ, मैं तो कंप्रोमाइज़ करती आई हूँ। या मेल भी हो सकते हैं, वो भी कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, अब हम एकदम से ऐसे कैसे कर लें, अपने आप को कैसे बदलें। तो उसके बड़े आसान और शॉर्ट से तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप इस स्टांस में हैं कि आप उनसे खुल के बातचीत कर सकते हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करें कि आप ये जो हर रोज़ बात करते हैं, इस तरह से मेरे साथ बात करते हैं, तो इससे बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे, और भरोसा मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका ये रवैया अच्छा नहीं, ये मेरे भरोसे को और हमारे रिश्ते के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमारा म्यूचुअल कंसर्न ये है कि हम इस रिश्ते को खूबसूरती से लेके चलें, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये रवैया नामुनासिब है। अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। उसके बाद अगर लग रहा है कि दूसरा पर्सन कोई अब्यूसिव है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करने वाला है, वो आपकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर ऐड करना शुरू कर दें रिस्पेक्ट के साथ। ऐसे लोग ऐड करना शुरू कर दें जिनकी से थोड़ी सी स्ट्रांग हो, जैसे फैमिली में बड़े हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी जब आप उनके साथ बात करें तो कभी भी प्रवोकिंग एंड पे बात ना करें। ये बात नहीं करें ये बहुत बुरे हैं, ये बात नहीं करें कि मुझे वक्त नहीं देते। हमेशा उनके बिहेवियर के बारे में बात करें, रवैये के बारे में बात करें। ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका एक रवैया ये है जिनकी वजह से मुझे तकलीफ़ होती है, तो आप उनसे बात करें कि अपने एक रवैये को बदलें। उसके बाद आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे, ऐसे फीमेल्स होंगी, मेल्स होंगे, ऐसे ख़ानदान होंगे जो मिलती जुलती, क्योंकि हम एक जैसे कल्चर में, सोसाइटी में रहते हैं, और सोशल इवेंट्स जो होती हैं वो बड़ी मिलती जुलती होती हैं। तो आप किसी एक ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करें जो बता सकता हो कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता है, ऐसे हालात का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। लोगों में फिर ये बात कि मदद का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। जब ऐसे लोगों से जाके आप मदद के लिए कहते हैं तो वो फील फॉर आपकी मदद करने को आते भी हैं। लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है कि हम लोगों की मदद करें और बड़े अच्छे तरीके से मदद करें। फिर वो आपको डिटेल में बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद अगर फिर भी आपसे बात नहीं बन पा रही तो फिर आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले लें, जो रिश्तों के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी मदद ले लें। लेकिन ये जो कुर्बानी के और शहीद वफा के रिश्ते हैं जो कि एंड में आपको बहुत सारी जिस्मानी और नफसियाती बीमारियां दे जाते हैं, इनसे बेहतर है कि आप कंप्रोमाइज़ वाले, समझौते वाले रिश्ते की तरफ आएँ, जो आपका सेल्फ स्टीम बेहतर करे, जो आपके रिश्ते को आरामदा बनाए, जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करे, आपकी मेंटल पीस को बेहतर करे, जो विन विन डील को बनाता हो। तो इस किस्म के रिश्ते की तरफ आना शुरू कर दें, कुर्बानियाँ देना बंद कर दें, कंप्रोमाइज़ बनाना आपके लिए ये अच्छे तरीके से काम करेगा, बल्कि जो ओपोनेंट है, जो रिश्ते में दूसरी तरफ है, ये उनके लिए भी अच्छी सेहत और अच्छी मेंटल स्टेट को दावत देगा। यानी यहाँ पर दोनों ही फरीक जो है वो इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। यानी यहाँ पर हम सिर्फ मदद का हसूल ही नहीं बल्कि मदद का देना भी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे इन रिश्तों को आप बामी ताउन के ज़रिए इमेंट करें और दोनों फरीक इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जब इस तरह से हम बात करते हैं फैमिलीज़ के साथ या पर्सन के साथ कि आप रिश्तों में कुर्बानियाँ देना बिलावजह बंद कर दें और समझौते वाला रिश्ता बनाएं, तो वो कह रहे होते हैं कि बड़ा ये डिफ़िकल्ट सा काम है, बड़ा मुश्किल सा काम करने वाला है, और आप उन्हें लग रहा होता है कि हम कोई खुद गर्ज सा उन्हें बना रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये साइंटिफिक अप्रोच है। अब देखिए, जो पहले सेक्रीफाइस से बार बार लोग रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेहतर नहीं हो पा रहे, काम नहीं कर रहे ना। साइंस ने ऐसे तरीके बताए हैं, ऐसी
स्किल्स बताई जो बेहतर काम करती हैं, जो रिश्तों को बेहतर करती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जैसे ज़रूरतें बदलती हैं, जैसे बीमारियां, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो उनके सोल्यूशंस भी नहीं आते हैं। तो ये मॉडर्न सोल्यूशंस हैं, इनकी तरफ अभी से आना शुरू हो जाएं, बजाय इसके कि कोई और बड़ा नुकसान और उसके बाद फिर स्टेप लिया जाए, सोचा जाए। बिल्कुल, बड़ी तो ये बड़ा एक हमदर्दाना तरीका और बड़ा इफेक्टिव वर्क करने वाला था। बिल्कुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ आपने डिस्कस की है और मुझे यकीन है हमारे नाज़रीन इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। और मैं यहाँ पर फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके पास एक राइट है जो हम आपको देते हैं कि आप कमेंट के ज़रिए अपने क्वेश्चंस हम तक पहुँचाएँ। हम यकीनन आपके सवालों का जवाब अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और गुज़िश्ता से पेवस्ता जाफ़र साहब, मेरे पास कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन ने हमसे पूछे। मैं पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं जो कि इरम बरनी साहिबा ने पूछा है। मैं आपको दोनों सवाल इकट्ठे बता रही हूँ। एक तो पहला उन्होंने सवाल किया कि ख़ुद को मिटा भी दें तो दूसरे समझते हैं कि हमने उनसे बड़ा कोई फ़ायदा उठा लिया है। ये बड़ा एक जेन्युइन रिस्पॉन्स है। जब भी आप किसी की बेजा मदद कर रहे होते हैं या मदद करना कोई आपकी ज़रूरत बन जाता है, तो दूसरे शख्स के जहन में ये बात ज़रूर आती है कि ये क्यों इतना कंसर्न है मदद करने के लिए, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या फ़ायदा उठा रहे हैं इसमें से। एक तो इस चीज़ को मैं चाहती हूँ आप जवाब दें, इसका कोई हल बताएं, वो चाहती है। दूसरा, वो ये भी पूछ रही हैं कि मदद और बर्डन में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है। मिस इरम साहिबा, आप पहले तो जो हमने डिस्कशन की कुर्बानी वाला और समझौते वाला रिलेशन, ये इसमें काफ़ी कारगर है। जैसे मिस ने बात की कि जब हमें लग रहा होता है और हम फील करते हैं कि ये मदद करना हमारी ही ज़िम्मेदारी है, और दूसरे पर्सन भी ये सोचना शुरू कर देता है कि इस हद तक ये मदद क्यों कर रहा है, तो उसमें डाउट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम किसी की मदद इस रेफरेंस में करते हैं कि हम एक मदद के जज्बे से, कुर्बान हो जाने के जज्बे से, सब कुछ लुटा देने के जज्बे से मदद करते हैं और इस तरह से मदद करते हैं कि अगले पर्सन को फील भी ना हो, इसमें अब हमारा कसूर भी नहीं होता, क्योंकि हमने अपने कल्चर से, सोसाइटी से, अपनी ट्रेनिंग से ये सीखा होता है कि जब किसी की मदद करें तो इस तरह से मदद करें, भरपूर मदद करें, और इस तरह मदद करें कि दूसरे पर्सन को फील तक ना हो, महसूस तक ना हो। अच्छा, जब हम इस तरह से मदद करते हैं और छुपी हुई मदद करते हैं, तो चीज़ें जब छुपी हुई होती हैं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, छुपी हुई चीज़ों में से डाउट तलाश करते हैं कि ज़रूर दाल में कुछ काला। छुपा के तो सर फिर चोरी की जाती है, छुपा के मदद तो नहीं की जाती। बिल्कुल, तो जब आप मदद कर रहे हैं तो फिर आप चोरी के अंदाज में नहीं करें, खुल के मदद करें। खुल के मदद करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे जब आप फील करते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उन्हें मदद ऑफ़र करें, प्रॉपर तरीके से मदद ऑफ़र करें। अच्छा, मदद ऑफ़र करने में और मदद करने में फ़र्क है। आप उन्हें रियलाइज़ करवाएं कि आपका हमारा रिश्ता बड़ा कीमती है, मुझे आपका बड़ा ख्याल है, केयर है, मुझे लग रहा है कि इन तरीक़ों में अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आप खुल के मेरी मदद ले सकते हैं, और हम इंसान एक दूसरे की मदद करने की गरज से हैं, लेकिन जब आप मुनासिब समझे तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। ये आपने मदद ऑफ़र कर दी है। अब जो आपके करने का काम था यहाँ पे एक बार ख़त्म हो गया। अब दूसरे एंड से अगर रिस्पॉन्स आता है कम्युनिकेशन की तरह कि मदद दो तरफा लेन देन का एक काम है, तो फिर आगे आपका रोल प्ले होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये बड़ी एक मिस्टेक करते हैं, जिसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, कोडिपेंडेंसी है। हमें लगता है कि हमें मदद करने के लिए चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें जाके कोई हमारी ज़रूरत है, हालांकि मदद तो फिर उसी की ज़रूरत है ना जिसको आप मदद दे रहे हैं। और ये भी फीलिंग्स आती है। हाँ। ये फीलिंग्स आती हैं, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कोई गिल्ट की फीलिंग आती है, वो दुख में है, वो तकलीफ़ में है, और समटाइम दूसरा पर्सन गिल्ट इंड्यूस कर रहा होता है। लोग मेरा दुख देख रहे हैं लेकिन मेरी मदद नहीं कर रहे, लोग फील भी करते हैं फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहे। वो ऐसे लोगों को प्रॉपर, जैसे लोगों के पास पैसे हैं वो मेरी मदद नहीं कर रहे, गिल्ट इंड्यूस करते हैं। हाँ। तो फिर हमें लगता है कि कहीं ना देखें कितना बेचारा तकलीफ़ में है, तो हम खुद ही मदद करने की तरफ जाते हैं। फिर वो आगे से हल्का हल्का कह रहा होता है कि नहीं अब रहने दें, अब वो वक्त नहीं है, अब क्यों मदद कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि नहीं, देखें हमसे गलती हो गई, कोताही हो गई, मदद करना हमारा बनता था। तो ये अपनी जो आप मदद कर रहे हैं असल में आप उसकी वैल्यू खो रहे हैं। बिल्कुल, अब आप वो क्यूज आपको खुद ही फराहम कर रहा है कि मदद दरकार है या नहीं है। अगर आप मर भी लेटते हैं मदद करते करते तो उसकी वैल्यू नहीं है, अब उसकी वो वर्थ नहीं है।
प्रॉपर तरीका ये है कि पहले आप ऑफ़र करवा दें, आपने ऑफ़र करवा दी हेल्प की कि इस तरह से आपको मैं आपकी इस लेवल तक मदद कर सकता हूँ। उसके बाद जब रिस्पॉन्स आता है तो आप बैठ के खुल के डिस्कस करें कि आपको इस लेवल तक ये हेल्प चाहिए और मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। अब जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में हमेशा ये याद रखें कि कभी भी कोई एरोगेंस वाला स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं होनी चाहिए, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बात करें, कोई हमारी ईगो नहीं होनी चाहिए। हम कोई ऐसी बड़ी स्टेटमेंट्स ना दें कि हम उनको फील करवा रहे हों कि यू नीड हेल्प। असल में हम अपनी खुशी का इजहार करें कि मदद करके हमें खुशी हो रही है, तो एक अपने इस जज्बे को आगे लेके जब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ तक आपको मदद चाहिए और उसका एक अच्छा तासुर पैदा होता है, तो फिर हम उसके बाद मदद करना शुरू कर देते हैं और फिर जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं। दूसरा सवाल है उनका कि मदद और बर्डन में क्या फ़र्क है। अब यहाँ से वो नेक्स्ट वाला स्टार्ट होता है। जब हम उस लेवल तक जहाँ तक हमारे वसाइल नहीं है उससे बढ़ के हम कुर्बान होने की कोशिश करते हैं, फिर वो मैं कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब हम कुर्बान होने की कोशिश करते हैं तो फिर अब यहाँ पे बर्डन आ जाता है। हमें लगता है कि हम यहाँ तक नहीं कर रहे, एक तो हम छुपा के कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के डाउट्स भी ले रहे हैं, ऊपर से हम जज्बा करना अपने जज्बे से और मदद करने को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा एम्बिग्विटी में आ जाएंगी। वहाँ तक मदद करें जहाँ तक आप कर सकते हैं, और कभी कभार ज़्यादा मदद करने का वादा करके वहाँ तक ना पहुँच पाना दूसरे बंदे का मदद करने के बजाय उल्टा नुकसान कर देता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप वाज़ह बताते हैं यहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ, ताकि अगर कोई और सोर्स वो क्रिएट कर सकते हैं या किसी और तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को और तरीके से सॉल्व कर लें। तो हेल्प हमेशा इस एक स्ट्रक्चर्ड वे में करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही मालूमाती आपका ये जवाब था और प्रैक्टिकल अप्रोच थी इसमें जो कि की जा सकती है। अच्छा, एक सवाल और हमें मौसूल हुआ है जो कि फ़ातिमा अली साहिबा का है, और ये हमारे पिछले शायद प्रोग्राम में था और हम लास्ट टाइम भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे, टाइम की कमी थी हमारे पास। ये सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो करते हुए दूसरों के सामने आपका इमेज ख़राब हो सकता है, तो वो कौन सी बात है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी जानदार स्किल है जिसके थ्रू आप अनडिस्कसेबल चीज़ों को डिस्कसेबल बना सकते हैं। जैसी भी बात जिस भी पर्सन से आप करना चाहते हैं, अगर आपकी स्किल्स कम्युनिकेशन की अच्छी हैं तो आप वो बात कर सकते हैं। जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे देता हूँ, फिर मैं बातें भी आपको बताता हूँ जो नहीं करनी चाहिए यूजुअली। जैसे अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि बात करना ज़रूरी है, तो फिर आप उनसे कोई एक मुनासिब वक्त देख लें। अगर वो आपको लगता है कि बिज़ी हैं या किसी और ऐसे भी लिसनिंग मोड में नहीं है, तो आप उनसे कह दें कि मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है आपसे, और चाहे थोड़ा बहुत आप उन्हें हिंट भी दे दें किस रेफरेंस में करनी है, तो शाम या जिस टाइम पे आप फ्री हों तो उस वक्त पे हम बात कर लेंगे। ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन में ज़्यादातर हम इस तरह से करते हैं कि बात करना शुरू कर देते हैं, अगला किसी और परेशानी में या कोई और काम करने में होता है तो बात पूरी नहीं हो पाती, या बड़ी ज़रूरी बात करना शुरू कर देते हैं और दूसरे पर्सन को जाना होता है या कोई मेहमान आ जाता है तो बात की उस तरह से वर्थ नहीं रहती। तो प्रॉपर जब ज़रूरी बात करते हैं तो ज़रूरी बात को ज़रूरी बनाना भी कम्युनिकेशन में एक फ़न है कि आप उसे प्रॉपर टाइम और वैल्यू दें और फिर उसके अकॉर्डिंग वो बात उस सिचुएशन में करें। जहाँ तक इमेज ख़राब होने के वाले से सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें जिनसे हमारी इमेज ख़राब होते हैं, तो इसमें एक मिरर प्रैक्टिस होती है। आप फ़ौरन से सोचें कि ऐसी कौन सी बातें अगर कोई दूसरा आपके सामने करता है तो उनका इमेज आपकी नज़र में ख़राब होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि रिस्पेक्ट बड़ा बुनियादी एलिमेंट है, रिस्पेक्ट बेसिक एलिमेंट है। ऐसी कोई भी बात जिससे दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट पे कोई हर्फ आता हो तो वो बात हमेशा उससे नागवार गुजरेगी, वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इससे इमेज ख़राब होगा। ऐसी बात जो शेम इंड्यूस करने वाली हो, ऐसी बात जो कोई लेबल या कोई ऐसी गलती कोताही हो जो पब्लिक प्राइवेसी हो, किसी को एज अ पर्सन पिन पॉइंट कर रहे हो, आप उसके गलत काम को पॉइंट आउट करने की बजाय आप उसको एज अ रॉन्ग पर्सन जो है वो पिन पॉइंट कर रहे हो। जैसे कि आजकल हमारी सोसाइटी में एक रिचुअल बन गया, आप सोशल मीडिया पे भी देखें, कोई शख्स थोड़ी सी भी कोई गलती करता हुआ नज़र आता है तो लोग लेबलाइज करते हैं कि ये तो जी सादिक नहीं है, ये तो जी अमीन नहीं है, और बड़े बड़े तमगे उसको दिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि आप तनकीद ज़रूर करें मगर उसके काम पे करें कि उसका ये अमल या उसका ये डीड ठीक नहीं है, बट आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ पर्सन आप उसको रॉन्ग पर्सन
पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि इंसान होने की डेफिनेशन ही ये है कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करता है, जिनमें से कुछ थोड़े से ही ठीक होते हैं, ज़्यादातर ख़राब होते हैं, और वो कोशिश जो है वो करता चला जाता है, क्योंकि इंसान ना तो शैतान है और ना ही फरिश्ता है। सो ये कोई एब्सोल्यूट सिचुएशन है ही नहीं ना कि किसी इंसान के बारे में आप राय दे दें, राय कायम कर दें कि ये तो फिर ऐसा ही है, क्योंकि हमारा भी इसमें कसूर नहीं है। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बड़े विविडली बताना चाहूँगी कि हम बचपन से अपने लिटरेचर में कुछ 3 ही कैरेक्टर जो है उनको देखते चले आ रहे हैं, जिसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है और एक हीरोइन होती है, जिसमें हीरो जो है उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ पाई जा रही होती हैं। वो मस्कुलर भी होता है, वो पेरेंट्स के साथ भी फर्माबरदार है, बिजनेसमैन भी अच्छा है, ऑनेस्ट भी है और बहुत अच्छा है हर अंदाज में। और जहाँ वज़न की बात आती है तो दुनिया का हर ऐप जो है वो उसे एक बेचारे इंसान में डाल दिया जाता है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर कोई शख्स इंसान है तो ना वो हीरो है ना वो विलन है, बल्कि वो एक इंसान है, ऐसी कैफियत में है जिसमें वो काम ठीक भी कर सकता है, वो काम ख़राब भी कर सकता है। सो अगर आप इमेज की बात कर रही हैं तो इमेज जो है वो हम भी तो परसीव कर रहे होते हैं किसी को एज आ शैतान या किसी को एक फरिश्ते के तौर पर। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर कट, एक विविड हमारे पास नज़रिया है कि हम फिर ऐसी कोई भी चीज़ किसी को लेबलाइज ना करें जो चीज़ के वो हकदार नहीं है। लेबलाइज के बाद कम्युनिकेशन में एक और प्रिंसिपल है, बड़ा शानदार है कि सही बात सही मौके पे कह देना। और बाकी का जो कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल वो ये है कि ऐसी बात जो जहाँ पे नहीं कहने वाली वहाँ पे ना कहना। हम यूजुअली कम्युनिकेशन का मतलब ये लेते हैं कि जो बात करनी है वहाँ पे कर देनी है, जो बात नहीं करने वाली उसे ना करना भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। मैं कुछ सेंटेंस या फ्रेज जो उन्होंने पूछे हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ, जो यूजुअली नहीं कहने चाहिए, उनकी वजह से रिलेशनशिप में ख़राबी आती है। जैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि आप मेरी कोई परवाह नहीं करते। अगर कोई आप किसी का काम है, उन्होंने आपसे कहा है, कोई आपका पर्सनल रिलेशन में है, तो आप उन्हें डायरेक्ट नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। आप रिश्तों के बारे में बार बार नुक्ताचीनी नहीं करें, मैं तो शादी के बाद आपके साथ बड़े बुरे हालात में हूँ, या मर्द ये कहना शुरू कर दें, खावंद ये कहना शुरू कर दें कि आपसे शादी करके तो मैं किसी मुशक्क़त में मुब्तला हो गया हूँ, ज़िंदगी बड़ी अज़ाब बन गई है, मैं सोचता हूँ कि इस रिश्ते को एंड कर दूँ। बार बार थ्रेट नहीं देना चाहिए, बार बार कोई ऐसे सुसाइड के हवाले से बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमेशा पेसिमिस्टिक बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बड़ी खुशी की बात कर रहा है तो उसे उसके किसी पर्सनल बेनिफिट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, फीलिंग्स को वैलिडेट करना चाहिए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई सैड फील कर रहा है तो एक्नॉलेज करें, सैड है, इमोशंस को एक्नॉलेज करें। तो ये वो छोटे छोटे सेंटेंसेस या पॉइंट्स हैं हम डेली रूटीन में अपने रिलेशंस में लोगों के साथ देखते हैं इंटरेक्ट करते हुए। तो उसके बाद अगर हम इनके अगेंस्ट चलते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीद किया। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं आपको वो जो राइट मैं आपको देती हूँ वो मैं फिर से याद दिला दूँ कि ऐसे कुछ भी सवालात जो आप पूछना चाह रहे हैं, जिनको आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं या हमारी डिस्कशन उसके ऊपर सुनना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट करें और कमेंट के ज़रिए आप अपना सवाल हम तक भेजें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। और अगर कोई सवाल रह भी जाता है तो हम उसको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करते हैं, ताकि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो इस प्रोग्राम से जुड़ी रहे, यानी हमारा और आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे अंदाज में चलता रहे। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।